Why Jharkhand is so important in the mine deposit, mineral deposit, in the rock deposit, and Jharkhand is known as a heart of geology. Why? कारण क्या है जो झारखंड को हार्ट ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? क्योंकि आप लोग सभी झारखंड के बच्चे हैं, रांची यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए हमारा झारखंड जो है इसको हार्ट ऑफ जियोलॉजी क्यों कहते हैं, क्या कारण है? पहला कारण, अबाउट द 40% मिनरल्स ऑफ द इंडिया इज डिपॉजिटेड इन द झारखंड स्टेट, लाइक एज अ कोल 35 to 40% of the India is deposited in Jharkhand state. Like as uranium, the maximum deposit in the Jadugara area. कोयला के बारे में आपको मालूम है, नॉर्थ ये जितने दामोदर वैली है, कोयल वैली है या राजमहल वैली है, तीनों जगह जो है कोयला का भरपूर डिपॉजिट है और जो कि इंडिया का 35 to 40% है। आप चले जाए जादूगढ़ एरिया, जादूगढ़ जानते हैं ना? यस सर। जादूगढ़ एरिया में यूरेनियम डिपॉजिट है। आप चले जाइए माइका बेल्ट, कोडरमा एरिया, इंडिया का सबसे मैक्सिमम माइका डिपॉजिट वहाँ पर है। आप चले जाइए बॉक्साइट, पाट एरिया जितना भी है, लोहरदगा से लेकर नेतरहाट तक पूरे एरिया बॉक्साइट डिपॉजिट है, पूरे एरिया। और नंबर 1 बॉक्साइट डिपॉजिट है जिसमें कि एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं जब बॉक्साइट डिपॉजिट कब अच्छा माना था? जब सिलिका कम रहेगा तो उतनी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन यदि एल्युमिनियम ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। ठीक है, चलिए जेम स्टोन, आपको मालूम है झारखंड जो है सो बहुत ज़्यादा जेम स्टोन अपने पास रखे हैं। जहाँ जहाँ आप कोडरमा बेल्ट में जाइएगा माइका डिपॉजिट है, और माइका डिपॉजिट क्या है? किताब के पन्ने के जैसा डिपॉजिट है, और उस बीच बीच में पिग्मेटाइट्स वेन्स है, और उस पिग्मेटाइट्स वेन्स में अनेक प्रकार के जेम स्टोन्स हैं, लाके जो टूरमलिन, लाके जो गार्नेट, लाके जो बेरिल, अनेक प्रकार के जेम स्टोन है। और यही मिनरल जब ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो हाई वैल्यूबल मिनरल हो जाता है और जो जेम स्टोन कहते हैं। क्लियर है? आप चले जाइए कॉपर बेल्ट, आपको मालूम है कॉपर कहाँ पर हम लोग का है? मोसाबनी एरिया सिंहभूम, इंडिया का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट वहाँ आपको मालूम होगा, हैं? मालूम होगा जो वहाँ कॉपर भी मैक्सिमम डिपॉजिट है। लाइक जो गोल्ड, अभी गोल्ड पर बात करें हम लोग, हमारे किस्कू साहब यहाँ पर थे एडिशनल डायरेक्टर, अभी रिटायर कर गए जीएसआई का। झारखंड में अभी आने वाले दिन में मैक्सिमम गोल्ड डिपॉजिट मिलने वाला है, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। किस्कू साहब यहाँ पर हमारे रांची यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी के ही छात्र थे, जो कि तमार एरिया, तमार में पलास, ये देखे हैं बुंडू तमार देखे हैं, बुंडू से लेके तमार तक पूरा गोल्ड डिपॉजिट है, जिसका कि इन्वेंशन हो चुका है, जीएसआई ने कर चुका है। और हमारे यहाँ के छात्र रहे हुए किस्कू साहब एडिशनल ये डायरेक्टर थे जो ना, और उसके बाद जो वही पता किया है, जो कि झारखंड में अपार भंडार है। वैसे गोल्ड तो कॉपर जो निकलता है, कॉपर का भी बाय प्रोडक्ट से भी गोल्ड मिलता है। आपको यहाँ भी गोल्ड डिपॉजिट है। आप चले जाइए आप सुने होंगे सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी। क्यों स्वर्ण रेखा मालूम है आपको? वो सोना हाथू बुंडू से होकर बहती है, और वहाँ पर यही बुंडू एरिया से, तमार एरिया से कहीं न कहीं गोल्ड का वेन है, जो वेन वेदरिंग इरोजन होकर नदी में बहते जा रहा है। और वहाँ के जो लोकल पीपुल्स हैं वो बालू को छान के वो सोना की कण निकाल लेते हैं, सोना, और एक अच्छी कमाई है बहुत। ठीक है, और ये कहीं तोड़ते नहीं हैं, नेचर उनको देते हैं। ये कहीं न कहीं वैन है, और वही वैन को पता करते करते पता चला जो पूरा तमार एरिया जो है सो गोल्ड डिपॉजिट से भरा हुआ है, जो फ्यूचर के लिए, झारखंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। चले जाइए आप कहीं भी, ग्रेफाइट, आपको मालूम है ग्रेफाइट, पलामू एरिया का ग्रेफाइट जो है सो इंडिया में बहुत ही फेमस है, ग्रेफाइट डिपॉजिट, आपको मालूम होगा ग्रेफाइट के लिए। चले जाइए आप लाइमस्टोन डिपॉजिट, झिकपानी से लेकर और कहाँ, गरबा के आगे क्या है बताइए तो? गरबा के आगे क्या है?
गरवा के आगे, गरवा से लेके सासाराम हिल तक आप जानते हैं जो लोअर विंध्यन है, लोअर विंध्यन मालूम है, गरवा से आगे लेके भवनाथपुर से लेके सासाराम तक क्या है, लोअर विंध्यन है। और लोअर विंध्यन में क्या है, विंध्यन का लाइमस्टोन भरपूर डिपॉजिट है। तो ना आप चले जाइए ग्रेनाइट, जितने भी छोटानागपुर एरिया में है नंबर 1 ग्रेनाइट है, विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट है, पिंक ग्रेनाइट है, ग्रे ग्रेनाइट है, और वो ग्रेनाइट को पॉलिश करके जो अभी मार्केट में देख रहे हैं ये सभी झारखंड के ग्रेनाइट हैं, सभी झारखंड के ग्रेनाइट हैं। चले जाइए क्रोमाइट, छोटानागपुर एरिया आप चाईबासा के आगे में चले जाइए, भरपूर क्रोमाइट के डिपॉजिट है। चले जाइए आयरन ओर्स, आपको मालूम है जो उड़ीसा के बॉर्डर से जितना भी सटा हुआ है वो आप चाईबासा से लेकर जितने भी गोवा, बराजामदा, क्योंझर, नोआमुंडी, ये जितना भी एरिया है ये सब क्या आयरन ओर का भरपूर डिपॉजिट है झारखंड में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड इज ए हार्ट ऑफ जियोलॉजी। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ, झारखंड इज ए हार्ट ऑफ जियोलॉजी बिकॉज मोर और लेस ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर डिपॉजिटेड इन झारखंड स्टेट। सो ना ये हमारे जितने स्टूडेंट हैं आप लोग और ये मेरे जितने टीचर्स हैं सभी जानते हैं कि झारखंड के कितना इम्पोर्टेंस है इसके लिए। ठीक है, अब आप आ जाइए रांची। आज हम लोगों का सेमेस्टर 2 का फील्ड वर्क ये स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ से इसके क्यों क्या रांची से हम क्यों स्टार्ट किए और टैगोर हिल से ही क्यों स्टार्ट किए। एक तो पहले टैगोर हिल कहता लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है, लेकिन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर नहीं है, उनके भाई यहाँ आए थे समझ ना, और उनके उस टैगोर उनके भाई के नाम पर इस हिलॉक का नाम टैगोर हिल था। बगल में रामकृष्ण मिशन आश्रम है, बहुत पवित्र आश्रम है, माँ भगवती का ये है समझ ना, वो भी देखने के लिए बंगाल से बहुत लोग आते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। दूसरा क्या है, ये लगभग 701 फीट पर 701 फीट ऊंचाई है समुद्र लेवल से, तो ना उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊंचाई पर है। अभी आप जाएंगे तो सबसे टॉप में आप जाएंगे तो वहाँ से पूरे रांची का दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ना इसलिए इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा होता है। ठीक ना, ये तो मैंने दूसरा कहा। अब जियोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है, जियोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है, पहले हम थोड़ा सा आपको लिखते चलिए, आप नीचे से लिखिए। जियोलॉजी में सक्सेशन जो लिखा जाता है तो इधर से लिखिएगा, ठीक है। सक्सेशन लिखिए, पूरे रांची के एंड अराउंड रांची का सक्सेशन आप लिखते चलिए। व्हाट इज द जियोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ रांची एरिया, रांची एरिया एंड एडजॉइनिंग रांची एरिया क्या है। सबसे नीचे जाएंगे जो सबसे ओल्डर रॉक है यहाँ पर, वो है बायोटाइट सिस्ट। आप नीचे से लिखेगा, अरे बाबू ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ से लिखो ना, नीचे से लिखा जाता है सक्सेशन। बायोटाइट सिस्ट मतलब सबसे पुराना रॉक क्या है, बायोटाइट। उसके बाद कौन सा रॉक है, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट मिलने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा जगह होगा, कौन जगह, कौन रिवर होगा, गोरिया होगा ना, गोरिया रिवर में आपको क्वार्टजाइट बहुत अच्छा मिलेगा। और वो चले जाएंगे पतरातुक एरिया तक तो वहाँ तक पूरा क्वार्टजाइट डिपॉजिट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, खोंडालाइट। खोंडालाइट इट इज द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ दिस एरिया, ओल्डेस्ट रॉक खोंडालाइट, एंड इट इज हाई मेटामॉर्फोज्ड रॉक, so na, because the number of acicular minerals are occurring in that rock, so na, and you know the acicular minerals, do you know the high grade metamorphic rock, high grade metamorphic rock. Then crystalline limestone, चौथा नंबर क्या है, crystalline limestone. Then amphibolites, then amphibolites, then छोटानागपुर ग्रेनाइट, then Chotanagpur granite, then pegmatites, then pegmatites, then aplites, then aplites, 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 then what, soil or lateritic soil, soil और लेटेरिटिक सॉइल, इतने तरह के हैं।
मतलब नीचे में क्या है हमारा बायोटाइट सिस्ट, लेकिन एज ए बायोटाइट सिस्ट अभी आप कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिस बायोटाइट सिस्ट आर मोस्टली अकरिंग इन इनक्लेव्स। व्हाट इज इनक्लेव्स? इनक्लेव्स मीन्स होता है रेसिड्यूअल रॉक, बचा हुआ अवशेष। मान लीजिए ये कोई रॉक है, इस रॉक को कोई दूसरा रॉक ने परिवर्तन कर दिया और उसमें छोटे छोटे कहीं कहीं फ्रैगमेंट्स बचे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडुअल रॉक ऑब्लिक इनक्लेव्स, ENCLAVES, या अवशेष। तो हुआ है क्या, जियोलॉजी इसका जानिए, हुआ है क्या? यहाँ सबसे पहले क्या मिला? बायोटाइट सिस्ट को क्या चेंज कर दिया? बायोटाइट सिस्ट को ये ग्रेनाइट बताते हैं। बायोटाइट सिस्ट को क्या चेंज कर दिया? ये आपको इनफूसी रॉक, ये जितना भी ग्रेनाइट मिक्स देख रहे हैं ये सभी क्या इनफूसी रॉक, क्या है? इनफूसी रॉक। कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ 3 तरह के हमने लिख दिए। यहाँ पर बायोटाइट सिस्ट है, यहाँ पर मैंने कहा जहाँ बायोटाइट सिस्ट है वहाँ पर ये नहीं मिलेगा, कॉर्जेट नहीं मिलेगा, वहाँ लाइमस्टोन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हुआ ये, अब आप इमेजिन कर रहे हैं, हम जियोलॉजिस्ट कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ये हुआ होगा फ्यूचर में, ये पास्ट में कभी भी ये बेसिन रहा होगा। इमेजिन कर रहे हैं, क्यों कहिएगा? क्यों सर? क्योंकि बेसिन में क्या होता है जनरली आर्जिलेशियस रॉक, और यह आर्जिलेशियस रॉक जो है चेंज करता है किसमें? बायोटाइट सिस्ट, ठीक ना? तो माना जाता है कि कभी बेसिन रहा होगा, समझे ना? और जिसके कारण ये बायोटाइट सिस्ट आ गया। ये तो बायोटाइट सिस्ट आया कहाँ से? ये हम जानते हैं जो कहीं ना कहीं इससे चेंजेस करेंगे, इसका हम दिखाएंगे, इसका कैरेक्टर आपको आगे दिखाएंगे। जो खोंडालाइट में पेंटागोनल क्रैक्स आपको दिखाएंगे, तो उसमें कहाँ होता है? सॉइल आर्जिलेशियस में होता है, तो कहीं ना कहीं आर्जिलेशियस से चेंज किया तब लोग क्रैक आपको दिखाई दे रहा है। वो अभी आपको हम दिखाएंगे, फिल्म में दिखाएंगे, तब आप प्रूव कीजिएगा। और ये बायोटाइट सिस्ट को क्या किया, अब यहाँ पाइएगा इस रॉक में, बायोटाइट सिस्ट को इग्नियस इन्फ्यूजन ने कट किया, समझे ना? जैसे यहाँ पर खड़े हैं और उससे क्या निकला? ग्रेनाइट रॉक बना, और ग्रेनाइट रॉक धीरे धीरे क्या चेंज कर गया? ग्रेनाइट न्यूक्लियस, ठीक है? सो दिस hillock इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट और ग्रेनाइट gneiss, and in this hillock there are number of enclaves of biotite cyst or few amphibolites. Mostly is biotite cyst and few amphibolites. इसका मतलब क्या हो गया? जो बायोटाइट सिस्ट और एम्फीबोलाइट पहले था, जिसमें कि इग्नियस इन्फ्यूजन आया, उसको चेंज कर दिया है, तब न कहीं कहीं इनक्लेव्स है, तब न कहीं कहीं इनक्लेव्स है। सो इन टैगोर हिल द इनक्लेव्स आर अकरिंग ऑफ द बायोटाइट सिस्ट और एम्फीबोलाइट। इट मीन्स पास्ट में कभी रहा होगा उसी का रॉक, लेकिन इग्नियस इन्फ्यूजन हुआ और इग्नियस इन्फ्यूजन ने उसको चेंज कर दिया, मैग्मा ने उसको चेंज कर दिया और प्लूटोनिक रॉक बनाया, जैसे ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट चेंज कर गया ग्रेनाइट। सो दिस रॉक इज, दिस hillock is made up of granite or granite gneiss, and in which number of enclaves of biotite cyst and the amphibolite is occurring. क्लियर है? आप देख लीजिए, ठीक है? ये ग्रेनाइट और ग्रेनाइट्स क्या है? छोटा नागपुर ग्रेनाइट का, इसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर ग्रेनाइट्स। ये माना जा रहा है, ये माना जा रहा है जो यह छोटा नागपुर ग्रेनाइट जो है, तो किसका रूप है जी? छोटा नागपुर ग्रेनाइट डेक्कन ट्रैप किस टेक्टोनिक एक्टिविटी में मिला? डेक्कन ट्रैप सतपुरा ओरिजिन जानते हैं? सतपुरा ओरिजिन है? सतपुरा ओरिजिन जो है लगभग 1000 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। ओरोजोनी मतलब क्या हो गया? ओरोजोनी मतलब हो गया जो बहुत बड़ा कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ जो रॉक सबको चेंज कर दिया, इग्नियस इन्फ्यूजन हुआ, कहीं मैग्मा आया। तो ये सतपुरा ओरिजिन जो है तो महाराष्ट्र डेक्कन ट्रैप से शुरू होके झारखंड में जाके एंड कर जाता है। तो लोग कहता है ये ग्रेनाइट जो छोटा नागपुर ग्रेनाइट है, इट इज इक्विवेलेंट टू द सतपुरा ओरिजिन because the Deccan Trap and its age is more or less similar. So जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस टाइम में वो हुआ ओरोजोनी, सिमिलर एज में ये भी ओरोजोनी था। सो
According to geologists, the granite of the Chotanagpur granite is equivalent to the Satpura origin, so na, whose age is about 1000 million years. So na, 1000 million years माना जाता है। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है जानते हो? डिस्टर्बेंस हुआ। तो मैंने कहा ना जो इग्नियस इंफ्यूजन हुआ और उसको क्या किया, पूरा ग्रेनाइट हो गया। ये पहाड़ किसी दिन में बायोटाइट सिस्ट होगा या ट्यूबलाइट का बना होगा, लेकिन ये मैग्मा पूरे का पूरे चेंज कर दिया, ठीक ना। इसीलिए इनक्लेव रूप में मिलता है, ठीक है। ये मैग्मा ये मिलता है, ठीक है, ग्रेनाइट या ग्रेनाइट छोटानागपुर का, ठीक है। इतना तो रॉक आप समझ गए। अब यदि ग्रेनाइट होगा तो ग्रेनाइट का कंपोजिशन क्या होगा? यहाँ जो जितना भी छोटानागपुर ग्रेनाइट इसका कंपोजिशन मेनली क्या है? फेल्सपार है। रिमेंबर इट, फेल्सपार। कौन सा फेल्सपार? रुको, पूरा प्रेजेंट मत बोलो। कौन सा फेल्सपार है? आइदर ऑर्थोक्लेज है, आइदर मैक्रोक्लीन है। दैट इज पोटासियम एल्युमिनियम सिल्केट, KAlSiO। क्लियर है? This granite is mostly dominated by potash feldspar. Potash feldspar, KAlSiO. That is maybe of the, or maybe the क्या? ऑर्थोक्लेज और मैक्रोक्लेज। ऑर्थोक्लेज का कलर कैसा बताए थे? कैसा बताए? फ्लेशी कलर। मैक्रोक्लेज लाइट ग्रीन, ठीक है। एंड बोथ आर टू सेट क्लीवेज, जो ना टू सेट क्लीवेज। ये आप फिल्म में अभी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा यदि प्लेजियोक्लेज रहता तो कौन प्लेजियोक्लेज? 6 प्लेजियोक्लेज होते हैं, एल्वाइट, ओलिकोस, एंडेसिल, लेब्राडोइट, वाइटोनाइट एंड ऑक्साइड। एक तरफ कैल्शियम, एक तरफ एल्युमिनियम, और एक तरफ यहाँ पर क्या होगा? पोटासियम है। एल्युमिनियम बियरिंग होता है जनरली। यहाँ पर है पाइएगा एल्वाइट एंड ओलियोक्लेज। प्लेजियोक्लेज डोमिनेटेड एल्वाइट एंड ओलियोक्लेज। ये मत करना जो कैल्शियम बियरिंग होता है, तो बदल जाएगा। कैल्शियम बियरिंग कब होगा? बेसिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक होगा। ये रॉक जो है सब क्या है? एसिडिक है, प्लूटोनिक है, ग्रेनाइट एसिडिक है, प्लूटोनिक है, इग्नियस रॉक, ठीक है। इसलिए इसमें ये कंपोजिशन होता है। उसके साथ यहाँ ग्रेनाइट में पाइएगा बहुत चीज़ पाइएगा। माइका तो मिलेगा ही, उसमें बायोटाइट भी मिल सकता है, मस्कोबाइट भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली बायोटाइट मिलता है, मस्कोबाइट बहुत कम मिलता है। और क्या मिलेगा आपको? टूरमलिन मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? और आपको क्या मिलेगा? बेरिल मिलेगा। ये सब बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। जो हम लोग टूरमलिन मैक्सिमम मिलता है, तो ना आप फील्ड में चलेंगे क्या क्या मिलेगा आपको। टूरमलिन अभी दिखाएंगे हम, जो ग्रेनाइट और पिग्मेटाइट डिफरेंस में कितना अच्छा है। इतना लंबा लंबा टूरमलिन अभी फील्ड में आपको हम दिखाएंगे। अब चलिए देख के एकदम बहुत मन खुश हो जाएगा, जो इतना अच्छा है, ठीक है। जब इसके आगे फिर बढ़िएगा तो देखिएगा, जो पहले मैंने क्या इनक्लेव है किसमें है? ग्रेनाइट और ग्रेनाइटनेस। और ये ग्रेनाइट और ग्रेनाइटनेस जब बना, फिर उसके ऊपर क्या आ गया? पिग्मेटाइट। और ये पिग्मेटाइट 3 जनरेशन का यहाँ पिग्मेटाइट मिलेगा। कहिएगा ये कैसे पता लगा? देखिएगा ये ग्रेनाइट और ग्रेनाइटनेस जो है ये किस फॉर्म में है आपको? डाइकेंसिल। किस फॉर्म में है? डाइकेंसिल। व्हाट इज डाइक? क्या है डाइक? यदि बेड को कटिंग करके और पूरा आपके ऊपर डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइक। और यदि सील किससे कहते हैं? जब मैग्मा अलोंग द बेड डिपॉजिट, so ना, तो मोस्टली इट इज इन डाइक फॉर्म, वन फ्यू प्लेसेस seal also, so ना, so this granite and granite is occurring in what? Dike and seal. ये पिग्मेटाइट इज occurring in dike में भी है, seal में भी, ठीक है ना। और ये जो ग्रेनाइट है इसको आज हम लोग कहते हैं ग्रेनाइट, इसे क्या कहते हैं? टेबुलर। ये जितना भी आप छोटानागपुर ग्रेनाइट बन गया है, ये केवल अब रिलिक्ट बच गया, अवशेष बच गया है, बहुत वेदर्ड हो चुका है, इरोजन हो चुका है। अब ये जो है तो क्या है? टेबुलर फॉर्म, डोम आकार का है, डोम आकार का है, टेबुलर फॉर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलर? टेबुलर मतलब क्या हम लोग पढ़ते हैं कि टेबुलर मतलब ऐसा पहाड़ जो ऊपर में मोर और लेस फ्लैट हो और इंक्लाइन हो चारों, ठीक है। अब पाइए वही होगा, दैट इज नोन एज टेबुलर एंड दैट इज ए डोम शेप्ड, समझ ना। तो ये छोटानागपुर की जितने भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर आधा टेबुलर फॉर्म है और डोम। और टेबुलर और डोम कब बसता है? जब मैक्सिमम ऊपर का रॉक इरोड हो जाता है, तो ये होता डोम से बसता है।
डोम से। तो ये क्या मैंने कहा, जो चित्रनागपुर ग्रेनाइट ये डोम से और टेबुलर फॉर्म में है। इसमें अनेक प्रकार के पिगमेंटाइट फेन्स हैं जो डाइक एंड सिल के फॉर्म में। ठीक है, कहिएगा सर ये 3 जनरेशन कैसे कहा? मान लीजिए एक ये कलम है, ठीक है, ये कलम है, ये एक बना पिगमेंटाइट फेन्स, ठीक है, इसको दूसरा कलम काटा तो क्या करेगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो गया, एक जनरेशन ये होगा, एक लगे दूसरा जनरेशन, तीसरा कलम यहाँ लगाइए एंगल बना के, तीसरा कलम यहाँ पर है। यदि मान लीजिए दोनों को डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 जनरेशन हुआ। इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर। मान 1 पिगमेंटाइट फेन्स इज रिप्लेस्ड बाय vaulted by another and again another is displaced by third one, सर ना। एंड ये आप फिल्म में पाएंगे जो 3 जनरेशन को मतलब कहना है कि कितना टेक्टोनिक इफेक्ट हुआ, कितना बेजोर ओरिजिन इफेक्ट हुआ है जो सबको बेड को काटते गया। एक बेड दूसरा, दूसरा बेड दूसरा, एक बेड को दूसरा, दूसरा बेड को तीसरा, और ये आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। इससे आप समझ जाइएगा जो ओरोजोनी कितना इफेक्ट हुआ, कितना जोरदार था। आगे बढ़िएगा तो इसमें देखिएगा जो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट नीस में माइक्रो फोल्डिंग मिलेगा। जिस ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट नीस में जितना भी फेल्सिक मिनरल्स है वो क्या है, आँख के आकार का। कैसा है, आँख के आकार है। तो मोस्टली ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट नीस में क्या होगा, वो क्या है, आँख के आकार का। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन नीस। क्यों बोलते हैं, ऑर्गन नीस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, हम अभी दिखाएंगे फिल्म में जितने भी ग्रेनाइट नीस है। इसमें देखिएगा ग्रेनाइट नीस में क्या होता है, क्वार्जो फेल्सपेथिक मिनरल एक लाइन में, और फेरोमैग्नीशियम मिनरल दूसरी लाइन। मैंने बैंडेड होता था, एक होता काला मिनरल का, एक होता व्हाइट मिनरल का। काला मिनरल का, एक व्हाइट मिनरल का। आप पाइएगा जो ये जो उजला मिनरल्स है उसमें भी माइक्रो फोल्डिंग हो गया, एकदम दिखाई देगा माइक्रो फोल्डिंग, हल्का सा फोल्डिंग। अब आप समझ लीजिए कि कितना जोरदार टेक्टोनिक इफेक्ट हुआ एक बार। तो बायोटाइट सिस्ट बन गया ग्रेनाइट फिर कटिंग किया 3 बार पिगमेंटाइट से, फिर उस ग्रेनाइट में ऑर्गन नीस बन गया गन। फिर क्या हो गया उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ पिगमेंटाइट में। फिर क्या हुआ उसमें, माइक्रो फोल्डिंग हुआ। मतलब जब भी ये हुआ होगा टेक्टोनिक इफेक्ट, जबरदस्त इफेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ आप फील्ड में अभी जाइएगा अनेक प्रकार के फोल्डिंग मिलेगा, टीचर लोग बताएंगे। यहाँ एक मिलेगा एपोफाइसिस, यह पहाड़ पर। एपोफाइसिस मतलब क्या होता है, यदि दो वेन पिगमेंटाइट वेन्स जा रहे हैं और इस तरह के एक जगह मिल जाए, जीव आकार का टंग क्या होता है, देखिए नीचे से शुरू हुआ, यहाँ के मिल गया कि नहीं मिल गया है? तो यदि टंग आकार का पिगमेंटाइट वेन्स दिखाई दे या क्वार्ज वेन दिखाई दे, इसको क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपोफाइसिस। ये आपको दिखने को मिलेगा इसमें, आप देखिएगा अपने ही। दूसरा चले जाइए इस एरिया, ये पहाड़ी जो हमारा है सो क्यों फेमस है इस पहाड़ी का। ठीक है, अरे भाई कोई देखो तो, खुला जी गेट खुला, चलो उधर चलो। फॉर्म में क्यों है, मूरल ज्वाइंट होता है। मूरल ज्वाइंट कहाँ होता है, जनरली इग्नियस रॉक के प्लूटोनिक रॉक जो होते हैं उसमें जो ज्वाइंटिंग होती है जनरली मूरल ज्वाइंट से होता है, समझ ना। जनरली ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट इसमें इसी तरह की ज्वाइंटिंग होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप जाइएगा एस्फेरॉइडल वेदरिंग। क्या होता है एस्फेरॉइडल वेदरिंग, गोल गोल ऐसे गोल वेदरिंग होगा। देखिएगा एक लेयर इस तरह से निकलेगा, फिर दूसरा लेयर इस तरह से निकलेगा, गोल समझ ना, इसलिए बोलते हैं एस्फेरॉइडल, समझ ना, माने गोल वेदरिंग। वेदरिंग में और इरोजन में क्या अंतर है बताओ तो। वेदरिंग एंड इरोजन बोथ आर द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ग्रेन टू स्मॉल फ्रैगमेंट, दोनों एक ही है। ठीक है, बट दोनों में तो टूट गया ग्रेन, और टूट के यदि ग्रेन बह गया बाय विंड और वाटर, दैट इज नोन एज इरोजन। क्या मैंने कहा, वेदरिंग एंड इरोजन बोथ आर द सेम। लेकिन मान लीजिए यहाँ ग्रेन जमा हुआ और नदी और हवा के द्वारा वो बह गया तो क्या हो गया, इरोजन। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वेदरिंग। टूट के ग्रेन वहीं रह गया तो वेदरिंग और इरोजन दोनों बोल सकते हैं। लेकिन वो यदि बह गया तो क्या होगा, इरोजन। ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, बोथ आर द सेम।
Both are the same. When the larger fragments are breaking into smaller fragments, if these fragments are transported by the transporting agency like the wind and air, it is known as erosion, otherwise it is known as weathering. समझे ना? तो यहाँ weathering और erosion के कारण टूटते हैं ग्रेन, स्पोराइडल weathering टाइप के टूटते हैं, मोरस ज्वाइंट से टूटते हैं। और यहाँ एक और देखिएगा, स्केलिंग, मछली के देखे हैं छिलका, वैसे यहाँ स्केलिंग वेदरिंग होती है। स्केली लगेगा, एक स्केल निकला, दूसरा स्केल निकला, तीसरा स्केल निकला, इसको बोलते हैं स्केली वेदरिंग। ये भी ग्रेनाइट और ग्रेनाइट में हम मिलता है, ठीक है। आप अपने से पाइएगा इसको, देखिएगा स्केली वेदरिंग भी हो रहा है। कहीं कहीं आपको लगेगा एलिफेंटल वेदरिंग, हम लोग नाम दिया है इसको, एलिफेंट देता ना हाथी, हाथी के ऊपर में देखिएगा ना जिस तरह का खुरखुर खुरखुर लगेगा, उसी तरह का लगेगा जो वेदरिंग है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटल वेदरिंग, ठीक है। लेकिन मोस्टली इट इज ऑफ द स्पोराइडल वेदरिंग एंड द स्केली वेदरिंग। सो ना, दीज आर अकरिंग इन दिस ऑल द ग्रेनाइटनेस एंड ग्रेनाइट एरिया ऑफ द छिटनाटपुर एरिया। क्लियर है? यहाँ हम नंबर ऑफ केव्स आपको पाएंगे, नंबर ऑफ केव्स मिलेगा। केव्स क्यों बनता है? जब केमिकल वेदरिंग होता है या स्पोराइडल वेदरिंग होता है। मान लीजिए स्पोराइडल वेदरिंग इस तरह का हुआ तो क्या होगा, वहाँ से निकल गया ग्रेन तो क्या हो जाएगा, केव नहीं बन जाएगा। या केमिकल वेदरिंग हुआ, धीरे 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 धीरे, मान लीजिए यह ग्रेनाइट है, ठीक है, दोनों तरफ से पिगमेटाइट है। तो पिगमेटाइट क्या है, यंगर रॉक है, तो पिगमेटाइट जल्दी वेदर्ड होता है। क्यों? उसमें पोटास फॉस्फोरस बहुत रहता है, ठीक है। तो जो पोटास फॉस्फोरस रहता है वो जल्दी वेदर्ड होता है, ठीक है। तो वेदरिंग होता है तो क्या होगा, ग्रेनाइट बच जाएगा और भीतर से पिगमेटाइट फिल्म क्या होगा, वेदर्ड हो जाएगा, तो एक केव आकर के रचना बनाएगा। इसीलिए आप इसकी वेस्टर्न साइड में देखें जाएंगे तो देखिएगा, अभी दिखाएंगे आपको, केलुनाइज्ड रॉक है, लाल पत्थर है। क्यों? ये ग्रेनाइट और ग्रेनाइट जब ग्रेनाइट और ग्रेनाइट जो फेल्सपार है, पोटास फेल्सपार है, वो क्या है, एल्युमिनियम बियरिंग है। जब वेदर्ड करता है तो क्या बनाता है, केओलिन बनाता है। क्या बनाता है? केओलिन बनाता है या केलुनाइज्ड रॉक बनाता है, ठीक है। जो सर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न सब, जनरली वेस्ट और माने वेस्ट और क्या क्या साउथ के कोना में यहाँ पर है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ फोल्डिंग है इसमें, नंबर ऑफ फॉल्टिंग है, फॉल्टिंग दिखाया जाए पिगमेटाइट में 3 बार दिखाई देगा। फोल्डिंग है इसमें, पिगमेटाइट फोल्डिंग में आप जनरली मिलेगा आपको टिग्मेटिक फोल्डिंग, समझे ना। स्वेलिंग, कहीं फूल गया देखिएगा, कहीं पतला हो गया, स्वेल कर गया, पतला हो गया, स्वेल कर गया, पतला हो गया, इसमें देखिएगा। इसमें समझो ना, बहुत तरह के जो क्वार्ट्ज वेन हैं और बहुत तरह के पिगमेटाइट वेन्स हैं, इस तरह के आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये सब पूरा हम लोग देखते हैं, अभी से चलेंगे, ठीक है। अब आपका काम इस यहाँ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग है। देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या करते हैं, देखिए ये देखिए, प्लांट के भीतर में मान लीजिए कहीं क्रैक्स मिल गया, उसमें प्लांट आ गया। अब प्लांट क्या करेगा, उसके रूट जो है उस प्लांट को ब्रेक कर देगा, सो ना, दैट इज अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो देयर आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग्स आर प्रेजेंट हियर, सो ना। व्हाट? मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग मतलब जो नेचर से होता है, पानी से, हवा से, दैट इज मैकेनिकल। केमिकल वेदरिंग मतलब जो केमिकल रिएक्शन से होता है, ब्रेकिंग। तीसरा बायोलॉजिकल मतलब जो प्लांट के रूट से टूट जाता है। सो ऑल 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग्स आर अकरिंग इन दिस एरिया, इन द ग्रेनाइट और ग्रेनाइट एरिया। क्लियर है? अब थोड़ा सी ठंडा लगे, थोड़ा 5 मिनट ठंडा लगे, इनकरेज करने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? सर एक इमिनेंट साइंटिस्ट, आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम? सर का नहीं मालूम है ना, ये टसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे और लगभग 21 जो पेटेंट है सर का। पेटेंट मतलब समझते हैं, 21 जो पेटेंट है सर का। और इंडिया गवर्नमेंट का कितना इंटरनेशनली और नेशनली प्रोजेक्ट किया है इसका ठिकाना नहीं है। पूरे झारखंड और पूरे उड़ीसा को डेवलपमेंट में सर का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि टसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कि टसर जो है सो पूरे झारखंड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के रूप में है। और उसको उठाने वाले हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा जी। अभी आपने सुना सर का बात, क्या कहे, तो जहाँ ले जाना है ले जाओ, ये हमारे कल के भविष्य है, देश के निर्माता है, तो ना
ऐसे वाइस चांसलर का हम वेलकम करते हैं जियोलॉजिकल सिल्वर के, और हम अपने वाइस चांसलर सर से निवेदन करते हैं जो 2 लाइन केवल आशीर्वाद दे बाबू कि हम भी तुम्हारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, हम लोग को इतना रगड़ा गया है। जूलॉजी डिपार्टमेंट हमारा था, केसी बोस का नाम पता नहीं तुम लोग सुने हो कि नहीं, लेकिन पत्थर पर कहीं लिखा होगा जरूर है वो इनमें भी, हाँ भी हम लोग लिखे हैं उनका नाम। वो एक ऐसे हस्ती थे ना कि डिसिप्लिन का तो कोई बात ही नहीं था। हाफ शर्ट नहीं पहन सकते हो, बाल बड़ा नहीं रख सकते हो, जूता में मिट्टी लगा हुआ है तो गो एंड चेंज योर शूज़। इतना डिसिप्लिन में रहते थे ना हम लोग, और इतना रगड़े गए थे ना, तब हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। तो तुम लोग को जितना ज़्यादा पॉलिश करोगे उतना दे जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो लिखो, तुम ही लोग के हाथ में देश है। और हम हमेशा इस बात को बोल रहे हैं कि कल का फ्यूचर तुम लोग हो और देश तुम लोगों को चलाना है। तो अगर आज हमारे तरफ से कोई कमी रह जाएगी तो वो कमी तुमको ज़िंदगी भर, जो तुम कॉपी कैट समझते हो डुप्लीकेशन, अगर जो हम लोग सीखे थे हम अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नहीं सीखे हैं वो नहीं सिखाएंगे। तो अगर हमारा कॉपी करते चले जाओगे तो तुम्हारा भी, कल तो तुम मेरा कॉपी कर रहे हो, कल तुम्हारा कॉपी तुम्हारा स्टूडेंट करेगा, करते टीचर तुम लोग हो। अब तुम्ही को नहीं पता रहेगा कि मुसावरी में क्या है और चाईबासा में क्या है और चाइना क्ले कहाँ है और आयरन ओर कहाँ है, तो कौन बताएगा? आगे आने वाला तो सब फ्यूचर तुम लोग के हाथ में है। जितना मेहनत कर सकते हो करो। 2 साल मेहनत करना पड़ता है, 1 साल, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा, समझे? कभी हम ही लोग आप ही लोग जैसे थे कि 2 पेपर के छछनते थे, 2 पेपर कैसे होगा, समझे? अब कितना पेपर है पता नहीं है, इसलिए नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं बात को, तुम लोग को इंकरेजमेंट मिले, अपने आप सिस्टम में आ जाओगे, सिस्टम अपने आप तुमको बाहर। ये कन्वाई बेल्ट पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है। जब चढ़ाएंगे कन्वाई बेल्ट पे कूद जाओगे, फिर चढ़ाएंगे फिर कूद जाओगे, फिर चढ़ाएंगे फिर कूद जाओगे, लेकिन एक बार कन्वाई बेल्ट चलने लगेगा ना तो तुम पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा लक्ष्य होगा, जहां तुम्हारा गोल होगा। लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि 40% अनएक्सप्लोर्ड माइंस एंड मिनरल अभी इंडिया में है, 40%। जो बेस्ट कर सकते हैं कीजिए, मैं ऑल बेस्ट विशेष फ्री हूँ, जो सपोर्ट चाहिए हमारा मिलेगा। लेकिन यही सीरीज बोलेंगे, सीख लो, सीख लो, समझे ना? जितना एंजॉय करना है करते रहिए, सीखना जरूर। हम लोग रात भर सूर्य के में 9 पर रखते थे किसी को, ये क्या नाम है, ये था सूर्य था, और ये रात भर कंपन से रात भर हम लोग को किसी को सर को थोड़ा केस बढ़ता था उसको पकड़ लेते थे, को नहीं इसको केस पकड़ लेते थे, ये केस क्यों नहीं कटाया है ना? ये उस टाइम में एक तो पेंट होता था जिसका बहुत ज़्यादा कलर होता था, धार लेते थे पेंट, ऐसा पेंट पहना जाता है, बेल बटन। हम लोग देखे हैं, हॉस्टल में हम भी रहते थे और सर भी हॉस्टल में रहते थे, हम भी हॉस्टल नंबर 1 में थे, सर हॉस्टल नंबर 2 में थे। वो जमाना दूसरा ना, वो जमाना था टीचर कुछ भी ये कर देते सर, टीचर तो भगवान। और देखो वही टीचर लोग जो तुम्हारे उदय कुमार थे, शरण साहब थे, जिनसे हम लोग पढ़े, वो VC बने थे, हम लोग को VC बनना सिखा दिया। जब तुम लोग बनोगे तब तो सिखाओगे। एक बार बनने में बहुत दिक्कत है, एक बार तोड़ के निकल जाओगे तो सब कुछ सीख जाओगे। सो ऑल द बेस्ट। कोई चीज़ कमी है क्लासेज में, परीक्षा में, कोई चीज़ में आप कमी है, जो ये सर आपको आशीर्वाद दिए हैं वो भी जितना फील्ड वर्क करना है, ठीक ना? अभी तो लोकल करा रहे हैं, सर का आशीर्वाद मिला है बाहर के लिए, ठीक है? बना लेते हैं तो मैप, ठीक है? हमारे नीरू प्रिया टिर्की टीचर हैं, ये चंचल लकड़ा जी, डॉक्टर चंचल लकड़ा हैं, ये सुरेश समद हैं डॉक्टर, सुन, ये लोग सब मिल के हम लोग बनाएंगे और एक प्रोजेक्ट सर को सबमिट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के मुताबिक काम, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को दीजिए। कहीं कहीं आपको नजर आ रहा है ना? अरे रुको यार, कैमरा Basically it was granite. The granite has been changed into gneiss. gneiss में बताया है, अभी दूसरे जगह फ्रेम से दिखाएंगे। एक लेयर क्वार्ट्जो फेल्ड्स्पाथिक का, दूसरा लेयर
फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स का, ठीक है। अल्टरनेटिव बेड होता है और ये जितने भी है ऑर्गेनिक है, मैंने यहाँ जो लाया इसके दूसरा कारण है, दी ऑल दिस ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट इंक्लूडेड बाय नंबर ऑफ pigmatite veins and number of quartz veins, number of pigmatite veins or number of quartz veins. You see, this is the pigmatite vein. ये देखिए, ये pigmatite veins है। ये क्यों? आप देखिए बड़े बड़े फेल्सपार के ग्रेन है जो नजर हो रहे हैं, देख रहे हैं बड़े बड़े फेल्सपार के ग्रेन है। ये देखिए, ये 2 सेट क्लीवेज साफ यहाँ नजर आता है। देखिए इसको, ये फेल्सपार का ग्रेन है बड़े बड़े। और देखिए दीज आर द पिगमेटाइट, दिस इज आल्सो पिगमेटाइट, दिस इज आल्सो पिगमेटाइट, बट दिस इज द क्वार्ट्ज, दिस इज द क्वार्ट्ज। देखिए दिस इज द क्वार्ट्ज, 100% इज क्वार्ट्ज। तो मैंने क्या कहा, जो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट में अनेक प्रकार के वेन्स हैं, क्या है, पिगमेटाइट है और क्वार्ट्ज वेन है और पिगमेटाइट वेन्स है। ये देखिए, ये पिगमेटाइट वेन्स है, ये क्वार्ट्ज वेन है। किसी को क्वार्ट्ज नहीं पहचानते हो फील्ड में तो देखो, ग्रे कलर के साथ देखो, ऐसे झुक कर देखो, बैठ के देखो, देख लीजिए, समझ ना, देख लीजिए, ठीक ना। देखिए ये यहाँ क्वार्ट्ज एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है, देखिए, समझे ना। ये क्वार्ट्ज के वेन को फील्ड में देखना, पिगमेटाइट वेन्स को फील्ड में देखना, ये देखिए आपका, ठीक है। देखिए फोटो लीजिए वहाँ पे, दोनों प्रकार के वेन्स है। चलो पेन रखने बोल रहा है। These quartz veins, these pigmatite veins occur in a apophysis form. What is apophysis? देखिए, this layer and this layer meeting here, this is known as apophysis. जीव को देखो क्या होता है, इधर से आया, मिला ना, फील्ड में ऐसा स्ट्रक्चर जो जीव आकार की हो, one layer, another layers meeting in a point, that structure, that form, that nature is known as a apophysis structure. समझना है। ये जनरली क्या होता है, ग्रेनाइट और ग्रेनाइटिस में जब वेन्स आता है तो जीव आकार की रचना बना देता है। ये समझ गए, आगे बढ़ा, थोड़ा तेजी में बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ठीक है। इसको कटिंग कर दिया यहाँ पर और ये देखते हैं थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कौन होगा इसमें, ये हुआ फर्स्ट जनरेशन है। ये इसको घुमाया जो क्या होगा, सेकंड जनरेशन। 2 जनरेशन आप क्लियर यहाँ देखिएगा, जितना भी है 2 जनरेशन का पिगमेटाइट वेन्स देखिएगा। आगे बढ़िए, हाँ ये देखिए, ये ऐसे गोल जैसे टूटेगा ये। इसको आप छोटा छोटा रहेगा तो स्केली कहेंगे, अब बड़े लार्ज में टूटेगा तो क्या कहेंगे, स्पोराइडल वेदरिंग कहेंगे, ठीक है। तो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट नीस जनरली स्पोराइडल वेदरिंग या स्केली वेदरिंग में टूटता है, ठीक ना। उमस का है भाई, जो वन वेन इज displaced by another vein, yeah, one vein is folded by another vein, the folded structure. So this is a 2 generation of pigmatite veins. इधर आओ, इधर बाबू, तुमको प्यार में देखो ना। ये देखो, ये यहाँ पर है और ये यहाँ है, सिमिलर है कि नहीं है। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट कर दे यहाँ पर है। सो सेकंड जनरेशन पिगमेटाइट्स displace the first generation, that is a faulting. How much displacement you can measure? You can measure how much displacement here. How much displacement? ये देखो ना, उसको इधर हट जाओ। ये देखो, ये सेम है और ये सेम है, ये होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। और इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे फोटो खींच रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखा रहा है, सब ना 2 जनरेशन क्लियर दिखाई दे रहा है। तीसरा खोज रहे हैं, मिलेगा तो मिलेगा, तो दूसरे जगह ये ऐसे
अरे इसमें वहाँ पे टच करो तो हाँ वेरी गुड। हाँ अब फोटो खींचो। फोटो बना ना पैर वाला सब बच लियो। अरे तुम लोग को दिख रहा है भाई वैसा नहीं है। ग्रीन ब्लैक पे ग्रीन नजर आ रहा है, इसको तोड़िएगा तो ठीक ना। दिस इज एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट में हॉर्नबिल बियरिंग होता है, हॉर्नबिल बियरिंग होता है। मैंने अभी क्या कहा, एम्फीबोलाइट्स आर अकरिंग इन द इनक्लेव्स। तो चारों तरफ क्या है, ग्रेनाइट और ग्रेनाइटिस, और बीच में एक छोटा सा अवशेष रह गया है, इसको बोलते हैं इनक्लेव्स। There are a number of amphibolite is occurring in this area, this Tagore Hill as an enclave. You see, this is the enclave. कहोगे सर बायोटाइट सिस्ट क्यों नहीं है? तो बायोटाइट रहता तो क्या होता है, बायोटाइट का फ्लैग निकलता, कोई फ्लैग नहीं निकलेगा, ठीक ना। और इस तरह का आप पाइए बहुत सारा मिलेगा। तो टैगोर हिल में मैक्सिमम ऑर्गन ये जो है एम्फीबोलाइट है, वो क्या मिलता है, इनक्लेव्स में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये पहाड़ पहले कौन चीज़ का बना रहा होगा, एम्फीबोलाइट का। मैग्मा आया, चेंज कर दिया ग्रेनाइट में, है, इसलिए बीच बीच में कहीं उसका अवशेष करता, चोर चोरी करता है और अपना सबूत छोड़ देता है, ठीक है। तो ये चोर आया, मैंने इग्नियस इंट्रूजन आया नीचे से और सबको चेंज कर दिया, लेकिन ये सबूत छोड़ के चला गया, जिसे हम बोलते हैं सही ना। सो इन दिस इस एरिया में ज़्यादातर एम्फीबोलाइट्स का इनक्लेव्स आपको मिलेगा, ठीक ना। इधर देखिए, आप यहीं से खड़े होकर देखिए, खड़े इधर हो जाओ बाबू, यहाँ देखिए खींचो खींचो। दरवेन कहाँ गया फोटो? ये देखिए कैसे आ गया, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये बताइए इसका मतलब। वेव्स किधर का था, ये मान लीजिए डायरेक्शनल फोर्स जो होगा मेटामॉर्फिज्म के टाइम में, टिग्मेटाइट फेंस आया, फोर्स किधर के था, इधर का, ठीक है ना। ये यहाँ होना चाहिए, मुड़ा हुआ ऐसे, और इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। इतना जबरदस्त यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ये जबरदस्त डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जबरदस्त। यहाँ देखिए और देखिए, अब गौर से क्या देखिए, देखिए ये ग्रेन लगता है जो घुमा दिया, घुमाया है ना, ये टेक्टोनिक इफेक्ट के कारण हुआ, जबरदस्त ग्रेन को भी घुमा दिया, ये ऑर्गन निसास को भी घुमा दिया, इतना जबरदस्त टेक्टोनिक। ये कब क्या है, ये जो है टेक्टोनिक जब हुआ था, समझ ना, उस टाइम का ये सब स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। अब आप बताइए इधर से चलिएगा या उधर से चलिएगा, इधर से चलेंगे, बच्ची लोग हैं, गिर उड़ जाएगी, छोटी बच्ची के कारण या सतपुरा ओरिजिन के कारण, ओरिजिनिक इफेक्ट के कारण ग्रेनाइट निस में क्या हो गया, माइनर फोल्डिंग हो गया है। all the organ niches are turned along the orogenic effect। क्या क्या चेंज कर गया है, ऑरोजेनिक इफेक्ट जिधर लगा है, ठीक है, जिधर टर्न किया है, ठीक है, यही दिखाता। मैंने बताया था ना अभी अपने लेक्चर में, जी सब मिलेगा, मिला ना, अभी बहुत मिलेगा। चलो अभी आप थोड़ा चलो, अब हो गया हम, अच्छा हमारा 65 चल रहा, हम जवान है, हमारे से एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाँ अभी 65 चल रहा है, पर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, 18 की उम्र की, 18 की लग रहा। अरे वाह, देखो क्या कर रहा है, हम लोग 20 का बात डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। हाँ, both are the crack, both are the crack, joints and fault, both are the crack। क्रैक मतलब थोड़ा डिस्प्लेस, ये लेना हमारा हॉरिजॉन्टल हट जाना, लेकिन हॉरिजॉन्टल हट जाना से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा आगे पीछे हट जाए तो क्या होगा, फॉल्ट, नहीं तो क्या हो जाएंगे, ऐसा क्रैक जिसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो जॉइंट, और जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो उसमें हो गया। एक लाइन में समझ जाओ,
आराम से गिरना मत। Like the pressure of excellent. Come on, let me give you excellent biological weathering. You see, that is excellent biological weathering. वहाँ जाके आगे बढ़ के देखिए। आगे मत जाइए बाबू, उससे आगे नहीं जाना है, यहीं से देखना है। तो उसी के चलते तो हम शॉर्ट रूट से नहीं आए, तो बच्चे गिर जाएंगे। एक्सेलेंट बायोलॉजी, एक्सेलेंट वेदरिंग, एक्सेलेंट बायोलॉजिकल वेदरिंग, एक्सेलेंट बायोलॉजिकल वेदरिंग। अरे भाई आगे नहीं जाना है। निकल रहा मछली के छिलका के जरिए है कि नहीं है। दूसरा इसको भी कहते हैं एलिफेंट के पीठ के जरिए। एलिफेंट के पीठ में क्या होता है, देखिए थोड़ा अलगा हुआ, थोड़ा अलगा हुआ, थोड़ा है कि नहीं। तो स्केलिंग वेदरिंग कहिए या एलिफेंटल वेदरिंग कहिए, दोनों यहाँ मिलेगा ग्रेनाइट नीस में। सर एक होता है ना क्रोकोडाइल स्किन वेदरिंग, क्रोकोडाइल नहीं है, क्रोकोडाइल यहाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ हाथी है, यहाँ एलिफेंट जस्ट लाइक हाथी की जो पीठ होता है ऊपर नीचा उस तरह के आपको दिखाई, ठीक है ना, उस तरह की आपको दिखाई देगा, या लेयर बाय लेयर स्केलिंग वेदरिंग दिखाई देगा, ठीक है ना। तो स्पोराइडल वेदरिंग हो या स्केली वेदरिंग हो या एलिफेंट का बैक साइड का जो वेदरिंग टाइप लगते हो, उस तरह की वेदरिंग यहाँ बहुत सारे ग्रेनाइट और ग्रेनाइट इसमें प्लूटोनिक। ग्रेनाइट क्या है, प्लूटोनिक, इग्नियस, एसिडिक, सब एक्सप्लेन कर दिया। प्लूटोनिक, एसिडिक, इग्नियस, रॉक, सब आ गया उसको, ठीक है। इसमें हर एक तरह के होते हैं। और देखिए ठीक है ना रामा। हॉरिजॉन्टल जॉइंट होता है और ये हॉरिजॉन्टल जॉइंट के कारण क्यूब आकार की रस्सा टूट जाती है ना, जिसे हम बोलते हैं मूरल जॉइंट। क्या बोलते हैं, मूरल। सामने एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जिसके कारण ग्रेन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एकदम क्यूबिकल टाइप का निकलता है, क्यूबिकल टाइप का निकलता है। और ये मूरल जॉइंटिंग है। मूरल जॉइंटिंग बहुत प्रोमिनेंट जॉइंटिंग होता है ग्रेनाइट और ग्रेनाइट, बहुत प्रोमिनेंट जॉइंटिंग, ठीक है। सूरज सामने जाना, ये देख लिया, उधर चल, फोटो खींचेंगे जाना। ऊपर चल, ऊपर दिखाएंगे आपको। जॉइंट दिखा रहा है, जॉइंट दिखा रहा है। देखिए फोल्डेड पिगमेटाइड वेंस, फोल्डेड पिगमेटाइड वेंस, तो ना देखते हैं फोल्डिंग हो गया पिगमेटाइड वेंस। चलो अब ऊपर चलो पैरेलल, ठीक है। नंबर ऑफ वेंस यदि पैरेलल में होता है उसको बोलते हैं इन एक्लोन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इन एक्लोन स्ट्रक्चर। तो ग्रेनाइट नीस में यह इन एक्लोन स्ट्रक्चर बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा मिलता है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ और कुछ दिखाई दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये सब, ये देख रहे हैं, ये माइक्रो फोल्डिंग्स है, ये देख रहे हैं, ऐसे घूम गया, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दीज आर द माइक्रो फोल्डिंग्स। तो ग्रेनाइट नीस में आपको नंबर ऑफ यहाँ पर माइक्रो फोल्डिंग मिलेगा, सही ना। क्या टेक्टोनिक इफेक्ट हुआ तो क्या हो गया, ग्रेनाइट नीस का जो ऑर्गन नीस स्ट्रक्चर था या लाइनिंग जो लेयरिंग है वो एक थोड़ा सा टर्न ले लिया है, सही ना, दैट इज ए माइक्रो फोल्डिंग। तो यहाँ एपोफाइसिस, इनएक्लोन, माइक्रो फोल्डिंग,
सब एक ही साथ है। ठीक है, चलिए अब हो गया आज का फील्ड वर्क। ठीक है।